इस मैप को देखें। यह हमारा भारत है और यहाँ पर भारत का एक आइलैंड है जो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। पर भारत सरकार ने यहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी है क्योंकि इस आइलैंड पर एक जनजाति रहती है जिसे दुनिया आदमखोर जनजाति के नाम से जानती है। क्योंकि इस आइलैंड पर जाने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। जो कोई भी यहाँ पर जाता है उस पर ये लोग तीर कमान से हमला कर देते हैं। असल में यह जनजाति जिस आइलैंड पर रहती है वो एक छोटा सा आइलैंड है जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहते हैं, जहां पर पिछले हजारों सालों से ये लोग रहते आए हैं और आज भी यह जनजाति इसी आइलैंड पर रहती है। ये लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकले और दुनिया के साथ इनका कोई भी संपर्क नहीं है। असल में इन लोगों को पता ही नहीं है कि आधुनिकता क्या होती है और सामने हम आधुनिक लोगों को भी ये पता नहीं है कि सुनामी, तूफान, महामारियों के बावजूद भी ये लोग आज भी इस छोटे से आइलैंड पर कैसे जिंदा बचे हैं। यह जनजाति क्या खाती पीती है, कौन सी भाषा बोलती है, उस बारे में बाहरी दुनिया को भी कुछ पता नहीं है। बाहरी दुनिया इनके बारे में जो जानती है वो ये कि यह जनजाति बहुत ही खतरनाक है क्योंकि बीते समय में कई लोगों ने यहाँ पर जाने की कोशिश की थी लेकिन कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। अंग्रेजों ने भी काफी मेहनत की लेकिन ये लोग भी सफल नहीं हो पाए थे। आगे विस्तार से जानेंगे इन सभी घटनाओं के बारे में। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और इनकी इस जनजाति का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि आइलैंड कहाँ पर है, यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, इस जनजाति को आदमखोर जनजाति का टैग क्यों मिला हुआ है, यहाँ पर कौन कौन लोग गए थे और उनका क्या अंजाम हुआ था, भारत सरकार ने यहाँ जाने पर क्यों पाबंदी लगा रखी है, बावजूद इसके लोग इलीगली क्यों यहाँ पर जाते हैं, इस जनजाति को दुनिया की मोस्ट आइसोलेटेड जनजाति क्यों कहा जाता है और क्यों यह जनजाति आज भी आदिमानव जीवन शैली का जीवन जी रही है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। यह हमारा भारत है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार से थोड़ी दूरी पर यह वाला जो आइलैंड है वो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर जो जनजाति रहती है उसे आज सेंटिनली आदिवासी कहते हैं। अब ये आदिवासी इस आइलैंड पर कहाँ से आए उसके कोई सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 70,000 साल पहले जब दुनिया की पहली इंसानी सभ्यता, जिसे आज हम मॉडर्न होमो सैपियंस कहते हैं, वो अफ्रीका के नामीबिया के इलाकों में रहा करते थे। पर बाद में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये लोग बार बार अपना डेरा बदलते रहे। यहाँ से ये लोग नॉर्थ की तरफ यानी सहारा के रेगिस्तान में, फिर यहाँ से ये लोग अरब में आए, जिसमें से कुछ यूरोप की तरफ तो कुछ भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आए। मतलब समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसने लगे थे, जिस दौरान इनमें से कुछ लोग भारत से होते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड तक पहुंच गए थे। तो अलग अलग समय पर अलग अलग जनजातियां यहाँ अंडमान निकोबार तक आई थी। ऐसे में आज से करीब 14,000 साल पहले एक ऐसी ही जनजाति यहाँ पहुंची जिसे बाद में सेंटिनल जनजाति नाम दिया गया। वो बाकी जनजातियों से बिल्कुल अलग थी, इनके लोग अलग थे, इन्हें अकेले रहना पसंद था और शायद इसी कारण इन्होंने समुद्र में दूर इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर ही रहना पसंद किया, एकांत में, और बाकी जनजातियों से दूर समंदर के बीचों बीच। तो तब से लेकर आज तक ये लोग इसी आइलैंड पर रहते हैं, बिल्कुल एकांत में। इन्हें दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, इस कारण आज इन्हें दुनिया की आखिरी ऐसी जनजाति कहा जाता है जो बिल्कुल अनकॉन्टेक्टेड है। ये लोग आज भी आदि मानव की जीवन शैली से अपना जीवन जीते हैं। इस जनजाति के लोग अपने तीर कमान से समुद्री मछलियों और आइलैंड के जानवरों का शिकार करते हैं और इनसे ये लोग अपना पेट भरते हैं। इसके अलावा ये लोग शायद यहाँ के पेड़ पर उगने वाले फल और इनके जड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने खान पान में। यानी प्रकृति की गोद में ये लोग आज भी आदिमानव का जीवन जी रहे हैं। बावजूद इसके दुनिया इन लोगों को आदमखोर जनजाति कहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है। इस मैप को देखें। यह मैप
आज से करीब 2000 साल पहले का मैप है। इस मैप को मिस्र के महान जियोग्राफर टोलेमी ने बनाया था। उस समय यह पूरी दुनिया घूमे थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तब इन्होंने मैप बनाया था और इन्होंने अपनी किताब में पहली बार अंडमान निकोबार के लोगों के बारे में लिखा था कि यहाँ पर आदमखोर यानी नरभक्षी लोग रहते हैं जो इंसानों को ही खा जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आज से करीब 2000 साल पहले ही नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों को नरभक्षी या आदमखोर का टैग दे दिया गया टोलेमी के द्वारा। फिर इसके बाद एक लंबा समय बीत गया। सेंटिनल लोग अपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर उसी अंदाज से जी रहे थे। ऐसे में 7वीं शताब्दी में चीन के मोंग इजिंग इन्होंने चीन से होते हुए वियतनाम, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार से भारत की यात्रा की थी। तो जब ये अंडमान निकोबार से निकले थे तब इन्होंने अपनी किताब में यहाँ के लोगों के बारे में लिखा था कि इस जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं और ये लोग इंसानों को खाते हैं, यानी ये नरभक्षी है। ऐसा इजिंग ने भी लिखा था। फिर इसके बाद अरब के भी कुछ यात्री यहाँ अंडमान निकोबार से गुजरे। इन्होंने भी लिखा कि यहाँ के लोग काले रंग के हैं या बिना कपड़ों के रहते हैं। अगर यहाँ पर कोई बाहर का इंसान आता है तो यहाँ के लोग इन्हें मार देते हैं और उसे खा जाते हैं। तो कुछ इस तरह से बाहरी देशों के कई यात्रियों ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों को आदमखोर का टैग दे रखा था। फिर 10वीं सदी में भारत के दक्षिण भाग में चोला एम्पायर का उदय हुआ। इसमें ऑरेंज कलर में जो पूरा एरिया है वो चोला एम्पायर के अधीन था, जिसमें ये अंडमान निकोबार आइलैंड भी इनके कंट्रोल में था। तो चोला एम्पायर के दौरान जो किताबें लिखी गई थी उसमें भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नरभक्षियों का गढ़ है, यहाँ के लोग आदमखोर है। फिर इसके बाद साल 1296 में इटली के एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान लिखा था कि अंडमान के लोग आदमखोर होते हैं। इनके तेज दांत, लाल आंखें और ये बहुत ही ब्रूटल होते हैं। ये जिसे देखते हैं उसे मार डालते हैं। अब मार्को पोलो ने यह सब लिख तो दिया, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मार्को पोलो अंडमान निकोबार कभी गए ही नहीं थे। ये इंडोनेशिया से सीधे भारत चले गए थे। यानी मार्को पोलो की ये बातें बस सुनी सुनाई बातें थी। इनके पहले के जो यात्री थे उन्होंने जो बोला था इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों के बारे में, वो सब सुनकर ही मार्को पोलो ने ये सब लिख दिया था। यानी लगभग साल 1771 तक ये गलतफहमी रही दुनिया को कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जो जनजाति रहती है वो आदमखोर है, क्योंकि इससे पहले जितने भी यात्री थे उन सब ने इन लोगों को या तो नरभक्षी या फिर आदमखोर का खिताब दे दिया था। लेकिन 16वीं सदी से भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी थी। अब पिछले 100 सालों से अंग्रेज भारत में आ गए थे। अंडमान निकोबार भी अंग्रेजों के कब्जे में था, लेकिन ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में अंग्रेजों को कुछ पता नहीं था। शुरुआत में अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि यह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक वीरान आइलैंड है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है। लेकिन साल 1771 में एक अंग्रेजी जहाज जब रात के समय इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास से गुजर रहा था, तब जहाज पर सवार अंग्रेज अफसरों ने देखा कि इस आइलैंड से रोशनी आ रही थी। आइलैंड की कुछ कुछ जगहों पर आग की रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि इस आइलैंड पर लोग रहते हैं। यानी 1771 में पहली बार अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने इस आइलैंड पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एक आध सदी का समय और बीत गया और साल आया 1867 का। यह वो समय था जब अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड अंग्रेजों के कब्जे में थे। असल में अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर 572 छोटे मोटे आइलैंड हैं, जिसमें से सिर्फ 37 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। तो इनमें से बड़े बड़े आइलैंड हैं जिसे आज हम अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं, वो अंग्रेजों के कंट्रोल में थे और बाकी छोटे छोटे द्वीपों पर आदिवासी जनजातियां रहती थी। तो साल 1867 तक अंग्रेजों को ऐसा ही लगता था कि ये सारे आदिवासी एक ही जनजाति के लोग हैं, एक ही भाषा बोलते हैं और सबकी जीवन शैली भी एक ही है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। ऐसे में साल 1867 में पहली बार एक बड़ी घटना घटी। अब तक इस आइलैंड पर किसी बाहरी इंसान ने अपना पैर रखे हो ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी।
लेकिन 1867 में अंग्रेजों का जहाज, ये वाला, इसका नाम निनेवे था, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास से गुजर रहा था। लेकिन उसी समय तूफान के कारण यह अंग्रेजी जहाज इस आइलैंड पर फंस गया। इस जहाज में टोटल 106 लोग सवार थे। तो जब इनका जहाज फंस गया यहाँ पर, तो इन्होंने तय किया कि जब तक रेस्क्यू टीम न आ जाए तब तक हम यहीं पर रुकेंगे। अब जहाज पर सवार इन लोगों को पता नहीं था कि ये जहां पर फंसे हैं वो आइलैंड कितना खतरनाक है। ऐसे में रेस्क्यू टीम अभी आई नहीं थी। इस कारण ये लोग जहाज से नीचे उतरकर इस आइलैंड के किनारे पर घूमने लगे। जैसे तैसे करके रात तो गुजर गई, लेकिन अगले दिन सुबह का खाना बनाने के लिए ये लोग जब यहाँ के जंगलों में लकड़ी लेने गए तो इस जंगल में से अचानक काले रंग के कई लोग बाहर निकले, जिनके हाथों में तीर कमान थे, और इन्होंने इन अंग्रेजी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस कारण ये अंग्रेजी लोग भागते हुए वापस आए और अपने जहाज में चढ़ गए। तब जाकर इन अंग्रेजी लोगों को पता चला कि हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर है और जिन्होंने हम पर हमला किया वो यहाँ की सेंटिनल जनजाति है। इस कारण ये अंग्रेजी लोग जहाज में वापस आने के बाद तब तक बाहर नहीं निकले जब तक कि रेस्क्यू टीम ने आकर इन्हें बाहर नहीं निकाला। और कुछ समय बाद ब्रिटिश की रॉयल नेवी यहाँ पर आई और इन्होंने इस जहाज के 106 लोगों को बचा लिया। और इसी घटना के बाद अंग्रेजों की नज़र इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पड़ी कि ये सेंटिनल लोग कौन है, वो यहाँ पर कैसे रहते हैं, इन लोगों के साथ बातचीत की जाए। इस कारण साल 1880 में अंग्रेजों ने एक अभियान शुरू किया इस आइलैंड के बारे में विस्तार से जानने का, और अंग्रेजों की तरफ से पोर्टमैन को इसका लीडर बनाया गया। तो शुरुआत में पोर्टमैन ने अंडमान निकोबार के द्वीपों पर जो बाकी जनजातियां रहती थी उनके साथ संपर्क बनाए ताकि इन दूसरी जनजातियों के जरिए वो सेंटिनल लोगों को मिल पाए। लेकिन पोर्टमैन ने देखा कि अलग अलग जनजातियां एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हैं और एक दूसरे से ना कभी मिलते हैं और ना ही कोई बातचीत करते हैं। इसके बाद पोर्टमैन ने अंडमान की दूसरी जनजाति के एक लड़के को किडनैप कर लिया और पोर्टमैन उसे अपने घर लेकर आए। पोर्टमैन ने इनकी भाषा समझने की काफी कोशिश की। पोर्टमैन इस लड़के को लेकर दूसरी जनजाति से मिलने जाता था, लेकिन पोर्टमैन ज्यादा कुछ समझ पाता इससे पहले ही आदिवासी लड़का इनके घर से भाग निकला। फिर इसके कुछ सालों बाद पोर्टमैन ने एक दूसरे लड़के को पकड़ा और उसके साथ भी काफी समय बिताया, लेकिन बाद में वो लड़का भी भाग निकला। यानी पोर्टमैन काफी कोशिश कर रहा था सेंटिनल लोगों से मिलने के लिए, लेकिन पोर्टमैन इसमें असफल हो रहा था। इस कारण साल 1880 में पोर्टमैन सेना की एक टुकड़ी लेकर इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा और कई दिनों की खोज के बाद इन्होंने सेंटिनल लोगों के एक पूरे परिवार को किडनैप कर लिया, जिसमें एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और 4 बच्चे शामिल थे। तो पोर्टमैन इन सेंटिनल लोगों को अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में लेकर आए, लेकिन यह बूढ़ा आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गया और इनके बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी थी। इस कारण पोर्टमैन उन बच्चों को वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ देते हैं। और इसी घटना के बाद अंग्रेजों ने दोबारा इस आइलैंड पर जाने की कभी कोशिश नहीं की। अब अंग्रेजी हुकूमत लगभग पूरे भारत में फैल गई थी और भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्हें सजा देने के लिए अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल बनाई थी, जहां पर भारतीय क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। ऐसे में साल 1896 में जेल के 3 कैदी इस काला पानी जेल से भाग निकले और इन्होंने लकड़ियों का एक बेड़ा बनाया और इस पर बैठकर ये तीनों कैदी समुद्र में भागने लगे। लेकिन अपने हाथों से बनाया बेड़ा काफी कमजोर था, इस कारण इनमें से 2 कैदी पानी में डूबकर मर गया और एक आखिरी कैदी जो बचा था वो आगे एक आइलैंड पर पहुंच गया। अब उस कैदी को नहीं पता था कि वो जिस आइलैंड पर पहुंचा है वो कौन सा आइलैंड है। दूसरी ओर अंग्रेज अधिकारी इस कैदी की खोज में थे और कुछ दिनों बाद जब ये खोजते खोजते नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचे तो यहाँ किनारे पर इन्हें उस कैदी की बॉडी मिली। उस पर बहुत सारे तीर के घाव थे, उसके गले पर भी घाव के निशान थे। यानी ये कैदी भागता हुआ इस सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच चुका था और यहाँ के लोगों ने इसे मार दिया था। फिर इसके बाद लगभग अगले 70 सालों तक कोई भी इंसान इस आइलैंड पर नहीं गया, क्योंकि जो कोई भी यहाँ जाता था या तो वो मार दिया जाता था
या फिर इन पर हमले करते थे यहाँ के सेंटली लोग। इसका एक कारण था अंग्रेजी हुकूमत, क्योंकि अंग्रेजों ने यानी पोर्टमैन ने यहाँ पर बार बार दखल अंदाजी की लगभग 1901 तक। इसके बाद पोर्टमैन वापस अपने घर इंग्लैंड चले गए, लेकिन पोर्टमैन ने यहाँ पर जो किया था, यहाँ के आदिवासियों को किडनैप करना, उन पर जुल्म करना, उनके साथ जबरदस्ती करना जैसे बहुत सारी घटनाओं के कारण ये सेंटली लोग काफी हिंसक हो गए थे। इन्हें बाहर से आने वाले लोगों पर अब भरोसा नहीं था और बाहर का कोई भी इंसान यहाँ पर आता था तो उसे ये लोग मार देते थे। इस कारण अगले 70 सालों तक यहाँ पर कोई हलचल नहीं हुई, जिस दौरान अंग्रेजों की गुलामी से भारत आजाद भी हो गया और आजादी के बाद भी भारत सरकार की तरफ से इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं हुई। लेकिन साल 1960 के बाद भारत सरकार ने इन सेंटली लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश शुरू की। साल 1967 में भारत सरकार की तरफ से त्रिलोकनाथ पंडित, यह उनकी इमेज है, तो त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए रवाना हुई 1967 में। इन्होंने अपने साथ नारियल, मछलियां और कुछ बर्तन भी लिए ताकि जब ये लोग सेंटिनल लोगों से मिले तो इन्हें ये सब तोहफे दिए जाए और उनका विश्वास जीता जाए। क्योंकि इतिहास में जब कोई इंसान किसी ऐसी जनजाति से मिलने जाता है जिस जनजाति को दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो ऐसी जनजाति से जब पहली बार संपर्क करना हो तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। क्योंकि भाषा में बात हो नहीं सकती, इसलिए कुछ तोहफे देकर संपर्क बनाया जाता है। तो त्रिलोकनाथ पंडित की टीम ने भी यही तरीके अपनाए थे। तो जब इनकी नाव इस आइलैंड के किनारे पहुंची तो इन्होंने दूरबीन से देखा तो यहाँ के जंगलों में सेंटिनल आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन नाव देखकर ये आदिवासी जंगल की ओर भाग गया। इस कारण त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम ने इन आदिवासी के कदमों के निशान का पीछा करना शुरू किया और जैसे जैसे ये टीम जंगल के अंदर गई तो इन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। ये झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनाई गई थी। इसमें से कुछ झोपड़ियों के अंदर आग जल रही थी, कुछ में शहद और चूअर की हड्डियां पड़ी हुई थी। इसके अलावा लकड़ी के कुछ बर्तन थे, तीर कमान और भाले जैसे कई हथियार थे और इनकी जो तीरें थी उन तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिसका मतलब था कि ये सेंटली लोग लोहे जैसी धातुओं से वाकिफ थे। मतलब त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम ने काफी कोशिश की इन लोगों से मिलने की, लेकिन किसी भी आदिवासी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस कारण आखिर में यह टीम उन झोपड़ियों के आगे नारियल, मछलियां और कुछ मेटल के बर्तन रखकर ये लोग वापस चले आते हैं। फिर 1970 में भारत सरकार ने यह महसूस किया कि यह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अभी भी भारत सरकार की पहुंच से दूर था। इस कारण भारत सरकार ने तय किया कि इस आइलैंड पर कोई निशान रखा जाए ताकि दुनिया को पता चले कि यह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत का आइलैंड है। इस कारण 1970 में एक टीम फिर से इस आइलैंड पर पहुंची और इन्होंने जाकर यहाँ पर एक पत्थर लगाया जिसमें लिखा था कि आइलैंड भारत का हिस्सा है। फिर इसके बाद साल 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस आइलैंड पर आई। इसके डायरेक्टर थे प्रेम वैद। ये उस डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर है जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन था। तो इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम का उद्देश्य यह था कि इन सेंटली लोगों के साथ दोस्ती बनाएंगे और इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अब इस टीम में डायरेक्टर के साथ त्रिलोकनाथ पंडित, बहुत सारे पुलिस वाले और एक फोटोग्राफर भी था। इसके अलावा यह टीम भी अपने साथ बहुत कुछ लेकर गई थी। नारियल, मछलियां, एक जिंदा चूअर और कुछ खिलौने लेकर यह टीम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंची। ये लोग किनारे पर खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कुछ देर बाद जंगल से कुछ लोग तीर कमान लेकर आए और इन्होंने तीर कमान से इस टीम पर हमला कर दिया और एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा। इस कारण इस टीम ने यहाँ से भागना उचित समझा और इनके पास जो चीजें थी, एक जिंदा सुअर, नारियल, मछलियां और खिलौने, वो सब इन्होंने किनारे पर रख दिया और समुद्र में दूर जाकर इंतजार करने लगे कि अब ये सेंटली लोग क्या करते हैं। तो कुछ समय बाद ये सेंटली लोग किनारे पर आए और सुअर को मारकर इन्होंने जमीन में गाड़ दिया और खिलौने जो थे उन्हें भी जमीन में गाड़ दिया और मछलियां और नारियल ये लोग अपने साथ लेकर वापस जंगल में चले गए। इसके बाद इसी साल नेशनल जियोग्राफिक में सेंटली लोगों की पहली तस्वीर छपी
जिसका टाइटल था कि यहाँ पर शब्द नहीं तीर बोलते हैं। फिर इसके बाद 2 अगस्त 1981 के दिन प्रिमरोज नाम का एक जहाज चारा लेकर बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन रात में खराब मौसम के चलते यह जहाज अपना रास्ता भूल गया और सुबह होते होते यह जहाज एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर जहाज से थोड़ी ही दूरी पर एक आइलैंड था। तो जहाज के कप्तान ने जब मैप में देखा तो इन्हें पता चला कि यह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। अब जहाज के डूबने का कोई खतरा था नहीं, इस कारण कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर रुककर ही मदद का इंतजार करेंगे। जैसे तैसे करके एक दिन गुजर गया और यहाँ का माहौल भी काफी शांत था। लेकिन अगले दिन जहाज के लोगों ने देखा कि आइलैंड के जंगल से कुछ लोग बाहर आए और इनके हाथों में तीर कमान थे। तो लगभग 50 जितने सैंडली लोग किनारे पर आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत जल्द जहाज पर हमला करेंगे। इस कारण जहाज के कप्तान ने अपने ऑफिस में फोन करके मदद मांगी कि जल्दी से हथियार भेजो, वरना ये जंगली लोग हम सबको मार देंगे। दूसरी ओर सैंडली लोगों ने जहाज पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन तेज हवा के चलते इनके तीर जहाज तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इस कारण धीरे धीरे ये लोग जहाज के पास भी पहुंच गए, लेकिन जहाज की ऊंचाई के चलते ये लोग जहाज पर चढ़ नहीं पाए। यह सिलसिला लगभग 1 हफ्ते तक चला। सैंडली लोग रोज आते थे और इस जहाज पर हमला करने की कोशिश करते थे, लेकिन 1 हफ्ते बाद भारत की एक रेस्क्यू टीम यहाँ हेलीकॉप्टर लेकर आई और जहाज के सभी लोगों को बचा लिया। अब ये जो प्रिमरोज जहाज था वो तो खराब हालत में पड़ा था। वो जहाज आज भी उसी हालत में पड़ा है। गूगल मैप में कुछ ऐसा दिखाई देता था। बाकी जहाज में जो लोहा और जरूरी चीजें थी वो सैंडली लोग ले गए थे। इस कारण उस जहाज का इतना मलबा आज भी उसी जगह पर पड़ा है। खैर, तो इसके बाद साल 1991 में भारत सरकार ने दूसरा अभियान शुरू किया। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित तो थे ही, लेकिन इस बार भारत सरकार ने इसमें एक महिला को भी रखा, मधुमाला चट्टोपाध्याय। ये उनकी इमेज है। तो इस अभियान में टोटल 13 लोगों की टीम थी। ये पूरी टीम 1991 में फिर से इस आइलैंड पर गई। किनारे पर जाकर इन्होंने काफी इंतजार किया, लेकिन जब इन्हें कोई दिखाई नहीं दिया तो इन्होंने नारियल से भरा एक पूरा बोरा वहां किनारे रख दिया और थोड़ी दूर जाकर फिर से इंतजार करने लगे। तो कुछ देर बाद ये सैंडली लोग जंगल से बाहर आए और इन्होंने सारे नारियल ले लिए और आपस में बांट लिए। यानी ये पहली बार हुआ था कि इन्होंने बिना कोई तीर चलाए बाहरी लोगों का तोहफा स्वीकार कर लिया, जो एक अच्छा संकेत था। इस कारण इसके बाद मधुमाला की टीम ने कुछ और नारियल दिए, जिससे सैंडली लोग थोड़े और नजदीक आए और ऐसा करते करते यह टीम सैंडली लोगों के बिल्कुल आमने सामने थी। इसमें आप देख सकते हैं यह मधुमाला है और एक सैंडली आदमी है, तो ये दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए थे। तो जब इस तरह से हैंड टू हैंड नारियल दिए जा रहे थे, तब दूर खड़े एक सैंडली लड़के ने अपना तीर कमान उठा लिया और इस टीम पर निशाना साधा। वो लड़का बस हमला करने ही वाला था कि उसके बगल में खड़ी एक सैंडली महिला ने उसका तीर कमान नीचे रखवा दिया, जिससे मधुमाला की टीम का हौसला थोड़ा और बढ़ गया। और इसके बाद तो ये टीम अपनी नाव से नीचे उतरी और किनारे पर सैंडली लोगों के साथ खड़े हो गए। इसमें आप देख सकते हैं टीम के लोग अब अपने हाथों से इन्हें नारियल दे रहे थे और ये लोग खुशी खुशी इसे स्वीकार कर रहे थे। जिसके बाद मधुमाला ने यहाँ के बच्चों के साथ काफी समय बिताया। सैंडली लोगों को बहुत सारी चीजें दी गई और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई बाहरी दुनिया का इंसान इस आइलैंड पर जाकर सैंडली लोगों के साथ इस तरह से बैठकर उनसे इशारों में बातें कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ी सफलता थी। भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक महिला को भेजना काफी फायदेमंद साबित हुआ था। इस घटना की बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन ये सैंडली लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, इस कारण वैसी तस्वीरें दिखाना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो 1991 में सफलता मिलने के बाद सैंडली लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश अब भी शुरू हुई थी, लेकिन 1996 में अंडमान निकोबार की सरकार ने इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और इसके अराउंड 5 किलोमीटर के समुद्री जोन पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। यानी 1996 के बाद से इस आइलैंड पर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है।
फिर साल 2001 में जब भारत का सेंसस यानी जनगणना हो रही थी, तब भारत सरकार ने एक टीम इस आइलैंड पर भेजी कि जाकर पता करो कि इस आइलैंड पर कितने सैंडली लोग रहते हैं। तो यह टीम 2 बार इस आइलैंड पर गई, जिस दौरान इन्हें टोटल 39 लोग दिखाई दिए। यानी 2001 के सेंसस में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर टोटल 39 लोग रहते थे। फिर साल 2004 में हिंद महासागर में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। इसमें लाल कलर के जितने एरिया है वहां पर इस सुनामी ने काफी तबाही मचाई थी, जिसमें अंडमान निकोबार के साथ साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को भी काफी नुकसान हुआ था। इसमें सभी देशों को मिलाकर टोटल 2,27,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो भारत सरकार ने महसूस किया कि इस सुनामी में आधुनिक दुनिया के इतने सारे लोग अगर मारे गए हैं तो इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों का क्या हुआ होगा। इस कारण भारत सरकार ने सुनामी के 3 दिन बाद तुरंत मदद भेजी। फूड पैकेट लेकर एक हेलीकॉप्टर इस आइलैंड पर भेजा गया, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही इन सेंटिनल लोगों ने इन पर तीर कमान से हमला शुरू कर दिया। यानी इसका मतलब ये था कि इस भयानक सुनामी में ये सेंटिनल लोग सुरक्षित थे और तीर कमान के द्वारा इन्होंने यह संदेश भी दे दिया कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अब हैरानी की बात यह थी कि इस सुनामी ने इस आइलैंड की पूरी रूपरेखा बदल दी थी। इस आइलैंड की बहुत सारी चट्टानें डूब चुकी थी और काफी नुकसान हुआ था यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके सेंटिनल लोग सुरक्षित थे और इन्हें कोई मदद की भी जरूरत नहीं थी। अब 1996 के बाद से इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित था, लेकिन 2006 में 2 मछुआरे केकड़े पकड़ते हुए इस आइलैंड पर जा पहुंचे, जिसमें एक था सुंदरराज और दूसरा था पंडित तिवारी। तो ये दोनों मछुआरे जब इस आइलैंड पर गए तो सेंटिनल लोगों ने इन्हें मार दिया और रेस्क्यू टीम ने जब जाकर देखा तो ये दोनों मछुआरे मारे गए थे और इनकी बॉडी को बांस की लकड़ी से लटकाकर किनारे पर खड़ा कर दिया गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सेंटिनल लोगों द्वारा एक चेतावनी हो। और जो रेस्क्यू टीम इन्हें लेने गई थी उन पर भी इन लोगों ने तीर कमान से हमला कर दिया। अब यहाँ पर जाना और इन सेंटिनल लोगों से संपर्क करना मना है। इस कारण भारत सरकार का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। यानी अगर आप यहाँ पर गए और आप मारे जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी खुद की होगी। फिर इसके बाद अगले 12 सालों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन साल 2018 में फिर से एक बड़ी घटना घटी। अमेरिका का एक नौजवान लड़का जॉन एलन चाओ, ये उसकी इमेज है। एक ईसाई मिशनरी था जिसका काम ईसाई धर्म को फैलाना होता है। तो साल 2015 में यह पहली बार अंडमान निकोबार आया था और उसके बाद यह कई बार यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां थी। तो इस लड़के की इच्छा थी कि मैं ईश्वर यानी जीसस का संदेश इन आदिवासी लोगों तक पहुंचाऊं। ऐसे में 15 नवंबर 2018 के दिन यह जॉन एलन फिर से अंडमान निकोबार पहुंचा और यहाँ के कुछ लोकल लोगों की मदद से इसने एक नाव भाड़े पर ली और कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ लिया जो इलीगली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचाने का काम करते थे। तो इन लोकल लोगों की मदद से ये जॉन एलन आधी रात को रवाना हुआ और बिना किसी को पता चले ये लोग इस आइलैंड पर पहुंच गए और जॉन एलन वहां पर उतर गया बिल्कुल अकेला। और सुबह होते ही ये इस आइलैंड के जंगल में रवाना हुआ और अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर लगभग 25 जितनी झोपड़ियां थी। और कुछ देर बाद जॉन को 2 सेंटिनल लोग मिले, तो जॉन ने उसके साथ बातचीत शुरू की, वो भी अंग्रेजी भाषा में। तो उन सेंटिनल लोगों ने थोड़ी देर तक जॉन की बात सुनी, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि यह कोई खतरा है और उन्होंने अपना तीर कमान उठाकर जॉन पर हमला कर दिया। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि उसे कोई तीर लगा नहीं और जॉन यहाँ से भागते हुए किनारे पर आ गया, जहां पर वो लोकल लोग नाव लेकर उसका इंतजार कर रहे थे वहां पर। तो जॉन जब भागता हुआ किनारे पर आया तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। बावजूद इसके वो अपनी नाव तक पहुंच गया। इस कारण जॉन को लगा कि ईश्वर उनके साथ है, ईश्वर ने ही उनकी जान बचाई है। इस कारण जॉन ने तय किया कि वो दोबारा इस जंगल में जाएगा इन सेंटिनल लोगों को ईश्वर का संदेश देने। तो जॉन ने पहले तो अपने परिवार को एक पूरा लेटर लिखा कि वो कैसे यहाँ पर आया, कैसे वो सेंटिनल लोगों से मिला, उसके साथ क्या हुआ
मतलब जॉन ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से लिखा अपने लेटर में, और वो लेटर जॉन ने उन लोकल लोगों को दे दिया कि अगर मैं वापस ना आऊं तो ये लेटर मेरे परिवार तक पहुंचा देना। जिसके बाद 16 नवंबर के दिन जॉन फिर से निकल पड़ा इस आइलैंड के जंगल में, और ये लोकल लोग किनारे पर खड़े उसका इंतजार करने लगे। पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, लेकिन जॉन अभी तक वापस नहीं आया था। इस कारण ये लोकल लोग अपनी नाव लेकर किनारे के नजदीक गए और उन्होंने देखा कि वहां पर एक बॉडी पड़ी थी। इस कारण ये लोग उस बॉडी के पास गए तो पता चला कि ये तो जॉन है जो मर चुका था। यानी सैंडली लोगों ने जॉन को मार दिया था और उसकी बॉडी वो किनारे पर छोड़ गए थे, ताकि जो लेने आए उन्हें यह संदेश मिले कि यहाँ पर किसी बाहरी इंसान का स्वागत इसी तरह से होता है। खैर, तो जॉन की मौत के बाद इन लोकल लोगों ने जॉन का लेटर उनके परिवार को भेजा अमेरिका में, और उन्हें खबर दी कि जॉन अब मर चुका है। जिसके बाद जॉन के परिवार ने भारत सरकार से मदद मांगी। बाद में भारत की पुलिस ने उन लोकल लोगों को गिरफ्तार किया जो जॉन को इलीगली वहां तक ले गए थे। दूसरी ओर भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जॉन एलन भारत सरकार की परमिशन लिए बगैर ही वहां पर पहुंच गया था। जॉन एलन ने ना ही अंडमान की पुलिस को बताया था और ना ही जंगल खाते के अधिकारियों को बताया था। वो इलीगली अपनी मर्जी से वहां गया था। तो भारत सरकार के स्टेटमेंट के बाद यह मामला भी खत्म हो गया। इसके अलावा कई ऐसे बाहरी लोग हैं जो समय समय पर अंडमान के लोकल लोगों की मदद से इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गया है। कई जगह पर ऐसे आर्टिकल छपे हैं और कई लोगों ने इस पर किताबें लिखी है। मतलब कि लोग आज भी इलीगली यहाँ पर जाते रहते हैं और सेंट्रली लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो देश के कानून भंग होते हैं और दूसरा बार बार बाहरी लोगों के जाने के कारण आइलैंड के सेंट्रली लोग जरूर परेशान होते होंगे। इसकी भी पूरी संभावना है। और अभी तक के इतिहास में बहुत सारे बाहर के यात्री और बहुत सारे लोग जो इस आइलैंड पर या तो गए थे या इनके पास से गुजरे थे, उन्होंने अब तक क्या लिखा था कि ये सेंट्रली लोग आदमखोर या नरभक्षी है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। इन्होंने कई लोगों को मारा जरूर, लेकिन सबकी बॉडी वे समुद्र के किनारे छोड़ देते थे। यानी अभी तक किसी की बॉडी लापता नहीं हुई थी, जिसका मतलब यह था कि ये सेंट्रली लोग इंसानों को मारकर उन्हें खाते नहीं है। यानी ये लोग आदमखोर नहीं है। और जो बाहरी लोग इन्हें मिले थे, जिन्होंने इनके साथ समय बिताया था, उसमें से एक थी मधुमाला। इन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि ये सेंट्रली लोग असभ्य नहीं है, ये लोग प्रकृति को हमसे बेहतर समझते हैं। इन लोगों को सुनामी आने से पहले ही पता चल गया था और ये लोग उस समय पहाड़ों के ऊपर चले गए थे। ये लोग आज भी जानवर और प्रकृति को प्यार करते हैं, जबकि हम जो खुद को आधुनिक लोग मानते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। और इनकी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जंगलों और नदियों का जो हाल हम आधुनिक इंसानों ने किया है, उस हिसाब से तो हम सब असभ्य लोग हैं और वे सेंट्रली लोग सभ्य हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति की गोद में जीना सीख लिया है। यहाँ जाकर आप ये नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी है। आप बिना इंटरनेट, बिना सोशल मीडिया, बिना कोई आधुनिक सुविधा के बावजूद भी जी सकते हैं, जिसके लिए हमें इन सेंट्रली लोगों की तरह प्रकृति को समझना पड़ेगा। और बाकी हम आधुनिक लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका क्या परिणाम मिलेगा हमें, उसका अंदाजा आप सबको होगा ही। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की सेंट्रली जनजाति दुनिया की अकेली ऐसी जनजाति है जिन्होंने आज भी बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर रखी है। और शायद इसी कारण ये लोग आज भी बिना कोई नौकरी धंधा किए सुकून से जी रहे हैं। और भारत सरकार भी ये समझती है कि अगर इन लोगों को इसी तरह से जीना है तो इसमें हमें उंगली नहीं करनी चाहिए। इस कारण भारत सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है, क्योंकि आज से 200 साल पहले अंडमान निकोबार में टोटल 7000 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी लोग रहते थे। लेकिन बाहरी लोग जो बार बार यहाँ आते जाते थे, वे अपने साथ बीमारियां लेकर जाते थे। इस कारण अंडमान निकोबार की लगभग सारी जनजातियां खत्म हो गई, सेंट्रली लोगों को छोड़कर, क्योंकि इन्होंने आज भी दुनिया से दूरी बनाकर रखी है। और शायद इसी कारण ये लोग आज भी जिंदा है।
तो यह सब कुछ था इस वीडियो में सैंडली लोगों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।